गुड इवनिंग स्टूडेंट, शिक्षा की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज आपके लिए जीके से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, जो कि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा क्या है? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ऑप्शंस हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। तो छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। याद रखिए स्टूडेंट, किसमें? छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं 1980 से 85, 1951 से 56, 1956 से 61, 1961 से 66। बताइए स्टूडेंट, छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 1980 से 85 तक छठी पंचवर्षीय योजना चली थी। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं हेराल्ड डोमर मॉडल, निवेश मॉडल, कृषि मॉडल, महालनोबिस मॉडल। बताइए स्टूडेंट, छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो निवेश मॉडल पर आधारित थी छठी पंचवर्षीय योजना। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में किस नारे का आह्वान किया गया था? ऑप्शंस हैं बेटी बचाओ, सर्व शिक्षा, गरीबी हटाओ, निजीकरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का आह्वान किया गया था। ओके, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। ओके, याद रखिए, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं बैतूल का पठार, पेंड्रा का पठार, टिमांग का पठार, ब्रह्मगिरी पर्वत। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पर्वत। कौन है स्टूडेंट? ब्रह्मगिरी पर्वत जो है कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, याद रखिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं पुदुचेरी, कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल। तो कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में बहती है। ओके, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को सदा नीरा के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शंस हैं कावेरी, ताप्ती, सोन, गोदावरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी को सदा नीरा के नाम से भी जाना जाता है? तो कावेरी नदी को किसके नाम से जाना जाता है? सदा नीरा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ के अंतिम स्वतंत्र शासक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह, रतन सिंह, चंद्रसेन राव। तो मेवाड़ के अंतिम स्वतंत्र शासक महाराणा अमर सिंह थे। कौन थे? महाराणा अमर सिंह जी मेवाड़ के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह के साथ एक समझौता किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर। तो जहांगीर से राणा अमर सिंह ने क्या किया था? समझौता किया था, जो मेवाड़ के अंतिम शासक थे, स्वतंत्र शासक थे। कौन थे? अमर सिंह जी थे मेवाड़ के अंतिम स्वतंत्र शासक। ओके, याद रखिए, उन्होंने जहांगीर के साथ एक समझौता किया था। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं 1024 गीगाबाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 बाइट। तो ऑप्शंस हैं, बताइए स्टूडेंट, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के कितने बाइट के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। ओके, याद रखिए, ऑप्शन 20 का राइट होगा। 1 मेगाबाइट बराबर
1024 KB या कह सकते हैं हम वही किलोबाइट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बाइट कितने बिटों के बराबर होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं 8 बिट, 7 बिट, 6 बिट, 5 बिट। तो एक बाइट 8 बिटों के बराबर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है वाराणसी, इलाहाबाद, अहमदाबाद, होशियारपुर। तो भारत का प्रथम चल पुलिस थाना होशियारपुर में कार्यरत है। कहाँ पर कार्यरत है स्टूडेंट? होशियारपुर में। ओके, याद रखिए। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान के सिद्धांत पर बल कौन देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, उपनिषद। तो ज्ञान के सिद्धांत पर उपनिषद जो है बल देता है। कौन देता है स्टूडेंट? उपनिषद बल देता है ज्ञान के सिद्धांत पर। याद रखिए, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वीं सदी में उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं शाहजहां, बाबर, अकबर, दारा शिकोह। तो 17वीं सदी में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने करवाया था। किसने करवाया था? दारा शिकोह ने फारसी में अनुवाद करवाया था 17वीं सदी में। ओके, फारसी में। ओके, याद रखिए, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा में कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन। तो हवा में कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है? तो नाइट्रोजन गैस जो है हवा में प्रधान गैस के रूप में विद्यमान है। याद रखिए, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक वर्णन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है वरुण, इंद्र, अग्नि, शिव। तो ऋग्वेद में इंद्र देव का सर्वाधिक वर्णन है। याद रखिए, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? ऑप्शन हैं 462, 10,462, 10,463, 10,464, 10,465। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए स्टूडेंट, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो 10,462 ऋचाएँ। ओके, याद रखिए, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है नई दिल्ली, देहरादून, हैदराबाद, इलाहाबाद। तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है स्टूडेंट? हैदराबाद में। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 15 सितंबर 1948, 15 सितंबर 1947, 15 सितंबर 1946, 15 सितंबर 1949। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता है स्टूडेंट, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो 15 सितंबर 1948 में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 15 सितंबर 1948। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं हेल्पलाइन, वुमेन हेल्पलाइन, वुमेन पावर लाइन, चाइल्ड केयर लाइन। तो उत्तर प्रदेश में 1090 को वुमेन पावर लाइन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वुमेन पावर लाइन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं 2006, 2007, 2008, 2005। तो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था स्टूडेंट? 26 अक्टूबर 2006। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पुर्तगाली का उपनिवेश नहीं था? ऑप्शन हैं मुंबई, हुगली,
चौल, मछलीपट्टनम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो जो मछलीपट्टनम है पुर्तगालियों का उपनिवेश नहीं था, ये डचों का उपनिवेश था। किनका था? डचों का उपनिवेश था। ओके, याद रखिए, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? ऑप्शन हैं 10 जनवरी 1966, 10 जनवरी 1965, 10 जनवरी 1962, 10 जनवरी 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद, जिसे शांति समझौता भी कहा जाता है, कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1966 को हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित हमेशा एक न एक एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। बताए स्टूडेंट, ऑप्शन है 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1952, 1 अप्रैल 1953, 1 अप्रैल 1955। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, याद रखिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा लागू हुई थी? या कह सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन हैं इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी उस समय के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ओके, याद रखिए, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं 1980 से 85, 1951 से 56, 1956 से 61, 1951 से 66। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है स्टूडेंट 1951 से 56 तक चली थी। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, याद रखिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कितने साल की योजना थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सभी पंचवर्षीय योजनाएं 5 वर्षों के लिए ही होती हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है भ्रमित करने के लिए, लेकिन भ्रमित मत होइए। ऑप्शन 20 का राइट होगा, 5 वर्षों के लिए ही पंचवर्षीय योजना होती हैं। ओके, याद रखिए, अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन हैं हेराल्ड डोमर मॉडल, निवेश मॉडल, कृषि मॉडल, इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए स्टूडेंट, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं 1 अप्रैल 1956, 1 अप्रैल 1957, 1 अप्रैल 1958, 1 अप्रैल 1959। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना है 1 अप्रैल 1956 को लागू की गई थी। कब का लागू की गई थी? 1 अप्रैल 1956 को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं हेराल्ड डोमर मॉडल, निवेश मॉडल, कृषि मॉडल, प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल। पता है स्टूडेंट, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1956 से 61, 1951 से 56, 1961 से 66, 1966 से 71। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 61 तक चली थी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? ऑप्शन हैं मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी मुठभेड़ में इलाहाबाद में शहीद हुए थे। कहाँ शहीद हुए थे? इलाहाबाद में, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी किस वर्ष शहीद हुए थे? ऑप्शंस हैं 27 फरवरी 1931, 23 फरवरी 1931, 24 फरवरी 1931, 26 फरवरी 1931। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए स्टूडेंट। 27 फरवरी 1931 को शहीद हुए थे। कब हुए थे? 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हुए थे। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, याद रखिए। और इनकी मृत्यु अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो चुका है इलाहाबाद का नाम, वहाँ हुई थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए या कितनी निर्धारित है? ऑप्शंस हैं 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 30 वर्ष। तो लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होती है। कितनी होती है स्टूडेंट? 25 वर्ष। ओके, याद रखिए, ऑप्शन 20 का राइट होगा। ओके, चलिए ये अच्छा एक क्वेश्चन इससे और बनता है कि राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। ओके, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? ऑप्शन हैं 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 30 वर्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष निर्धारित है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ओके, याद रखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में प्रथम स्थान है। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम स्थान। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तक भारत में कितनी बार जनगणना हो चुकी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं 11, 12, 14, 15। अब तक भारत में कितनी बार जनगणना हो चुकी है? तो 15 बार अब तक भारत में जनगणना हो चुकी है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि सभी को पता होगा कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य गोवा है। ओके स्टूडेंट, गोवा। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम कहाँ बना है? ऑप्शंस हैं मेरठ, लखनऊ, कानपुर, बनारस। तो डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम बनारस में बना है। ओके स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। याद रखिए, डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम बनारस में बना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी स्टेडियम कहाँ बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी स्टेडियम कहाँ बना है? ऑप्शंस हैं मेरठ, लखनऊ, कानपुर, बनारस। तो महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ में बना है। कहाँ बना है स्टूडेंट? मेरठ में। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं मेरठ, लखनऊ, कानपुर, बनारस। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में बना है। कहाँ बना है स्टूडेंट? लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज बना है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ बना है? जैसा कि बहुत से बच्चों को पता होगा ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ बना है। तो कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम बना है। कहाँ बना है स्टूडेंट? कानपुर। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ओके, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बताए स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शंस हैं माता टीला बांध, रामगंगा बांध, मेजा बांध, रिहंद बांध। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। कौन है स्टूडेंट? रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन 20 का राइट होगा। याद रखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामगंगा बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शंस हैं गंगा नदी, यमुना नदी, बेतवा नदी, केन नदी। तो रामगंगा बांध गंगा नदी पर बना है। ओके स्टूडेंट, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामगंगा बांध का निर्माण किस वर्ष
हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1958, 1976, 1954, 1978। तो रामगंगा बांध का निर्माण 1978 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। ओके, याद रखिए। तो रामगंगा बांध 1978 ईस्वी में बना था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामगंगा बांध कितने मीटर ऊंचा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामगंगा बांध कितने मीटर ऊंचा? ऑप्शन है 46 मीटर, 93 मीटर, 128 मीटर, 130 मीटर। तो रामगंगा बांध 128 मीटर की ऊंचाई पर बना है। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, याद रखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है सर्ट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है स्टूडेंट? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम है रासायनिक। ओके, याद रखिए, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माता टीला बांध का निर्माण किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए स्टूडेंट। ऑप्शन हैं 1958, 1976, 1954, 1978। तो माता टीला बांध का निर्माण 1958 ईस्वी में हुआ था। ओके, याद रखिए, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माता टीला बांध किस नदी पर बना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है गंगा, यमुना, बेतवा, केन। तो माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर बना है। किस नदी पर बना है स्टूडेंट? बेतवा नदी पर माता टीला बांध बना है। ओके, जो कि झांसी में स्थित है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माता टीला बांध की ऊंचाई कितनी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं 46 मीटर, 93 मीटर, 128 मीटर, 130 मीटर। तो माता टीला बांध की ऊंचाई स्टूडेंट 46 मीटर की ऊंचाई पर बना है माता टीला बांध, याद रखिए। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है अलीगढ़ में, मथुरा में, हापुड़ में, बरेली में। तो उत्तर प्रदेश में गढ़ मेला प्रतिवर्ष हापुड़ में आयोजित किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए, हापुड़ में आयोजित किए जाते हैं। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। बताए स्टूडेंट, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति जी। ओके, याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है? ऑप्शन हैं अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 65। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 63 से इनका संबंध है। ओके, उपराष्ट्रपति जी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ओके, चलिए, कौन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है? तो उपराष्ट्रपति जी जो हैं राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ओके, पदेन अध्यक्ष होते हैं लेकिन सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी क्वेश्चन है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है क्या है? 8 राज्यों की सीमा से स्पर्श करता है, 8 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दिल्ली। ओके, याद रखिए, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य जो है कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं 7, 8, 9, 6। तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है अपनी
सीमा 8 राज्यों के साथ साझा करता है। कितने? 8 राज्यों के साथ। और वहीं बात करें तो एक केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें सम्मिलित है। तो राज्य पूछे तो 8 राज्य और केंद्र शासित पूछे तो एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली है। ओके, याद रखिए ऑप्शन 20 का राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा था दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू। तो आज़ाद जी का नाम आया इसमें, तो दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद ही रहें और आज़ाद ही रहेंगे। तो नॉर्मल सी बात है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ही कहा होगा। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ओके, याद रखिए ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा साथ में किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, याद रखिए ऑप्शन 20 का राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक। तो सार्वजनिक क्षेत्र का भारत में सबसे बड़ा बैंक है SBI। ओके, याद रखिए ऑप्शन सी इसका राइट होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1 जुलाई 1950, 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1906, 1 जुलाई 1907। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। ऑप्शन 20 का राइट होगा। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्वेश्चन है। ऑप्शन है शुक्र, बुध, बृहस्पति, मंगल। तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को माना जाता है। किसको माना जाता है? शुक्र जो ग्रह है उनको माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, याद रखिए शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? ऑप्शन हैं शुक्र, बुध, बृहस्पति, मंगल। तो पृथ्वी की बहन भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। ओके, याद रखिए शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुशाला किसकी कृति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। तो मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन जी की कृति है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की कृति है मधुशाला। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत भारती के लेखक कौन हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं मैथिली शरण गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं भारत भारती के लेखक। ओके, याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किस क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, शिखर धवन, रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग। तो सचिन तेंदुलकर जो हैं इन्होंने ही
एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में क्या बनाया था, दोहरा शतक बनाया था सर्वप्रथम। ओके, याद रखिए सर्वप्रथम ही सचिन तेंदुलकर जी ने ही एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाया था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में महिला हेल्पलाइन की सुविधा किस नंबर पर शुरू की गई थी? ऑप्शन हैं 1009, 1190, 1090, 1661। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 1090 पर महिला हेल्पलाइन की सुविधा शुरू की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन हैं मुगल शासक, ब्रिटिश शासक, डच शासक, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो रेलवे की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रेलवे की शुरुआत की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। भारतीय रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन है 16 अप्रैल 1850, 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1885, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। भारतीय रेलवे की शुरुआत मुंबई से थाने तक रेलवे चली थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की थी? तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, हरियाणा राज्य ने की थी। ओके, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है। क्या स्थान है? प्रथम स्थान है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, याद रखिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं सरदार सरोवर बांध, रिहंद बांध, भाखड़ा नागल बांध, टिहरी बांध। पता है स्टूडेंट, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रिहंद बांध जो है, सॉरी स्टूडेंट, टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, टिहरी बांध। ओके, याद रखिए, टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है किस नदी पर बना है? ऑप्शन हैं गंगा, यमुना, कृष्णा, भागीरथी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो भागीरथी नदी पर बना है। ओके, याद रखिए, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? ऑप्शन हैं सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ओके, याद रखिए, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रोग की जांच के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस रोग की जांच के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हैं हैजा, मलेरिया, तपेदिक, फ्लू। तो बताइए स्टूडेंट, किस रोग की जांच के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है? सॉरी स्टूडेंट, किस रोग की जांच के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हैं मस्तिष्क की कमजोरी, हृदय की कमजोरी, गुर्दे की खराबी, पेट की बीमारी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस रोग की जांच के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय की कमजोरी के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन 20 का राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जीवाणु के कारण हैजा रोग फैलता है? तो विब्रियो कैलोरी जीवाणु के कारण हैजा रोग फैलता है।
ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। विब्रियो कैलोरी जीवाणु के कारण हैजा रोग फैलता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 31 अक्टूबर, 15 अगस्त, 22 मार्च, 11 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 31 अक्टूबर, 15 अगस्त, 22 मार्च, 11 जुलाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, याद रखिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं 31 अक्टूबर, 15 अगस्त, 22 मार्च, 11 जुलाई। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, कब मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस? 31 अक्टूबर। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी पुण्यतिथि भी होती है, याद रखिए स्टूडेंट, नोट करिए। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। ओके, याद रखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? स्टूडेंट बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं जनसंख्या और जनघनत्व में। ओके, जनघनत्व अलग है और जनसंख्या अलग है। ओके, याद रखिए। ऑप्शन हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। तो कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या सर्वाधिक जो है भारत की उत्तर प्रदेश राज्य में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? जनसंख्या और जनघनत्व में बहुत अंतर है स्टूडेंट। जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो जनघनत्व वाला राज्य है बिहार। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। तो केरल राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, याद रखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो वो है महाराष्ट्र। ओके, याद रखिए, भारत का नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। यदि खाली जनसंख्या पूछे तो वो उत्तर प्रदेश और जनघनत्व पूछे तो बिहार। ओके, याद रखिएगा स्टूडेंट, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन हैं सितार, तबला, सरोद, बांसुरी। तो जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। तबला वादक थे जाकिर हुसैन जी। ओके, क्या थे? तबला वादक जी थे। तबला वादक थे जाकिर हुसैन जी। ओके, याद रखिए, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। जाकिर हुसैन का संबंध तबला से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए स्टूडेंट। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से? ऑप्शन हैं सितार, तबला, सरोद, बांसुरी। तो बांसुरी से है हरि प्रसाद चौरसिया जी का संबंध। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताइए स्टूडेंट, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन हैं सितार, तबला, सरोद, बांसुरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमजद अली खान का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से। किससे है? सरोद वाद्य यंत्र से। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन हैं सितार, तबला, सरोद, बांसुरी। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध है सितार वाद्य यंत्र से। किससे है? सितार वाद्य यंत्र से पंडित रविशंकर का संबंध। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, याद रखिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
स्टूडेंट बताइए। ऑप्शन हैं 25 अगस्त 2006, 25 अगस्त 2005, 25 अगस्त 2004, 25 अगस्त 2003। तो मनरेगा की शुरुआत 25 अगस्त 2005 को हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट? 25 अगस्त 2005 को मनरेगा की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन 20 का राइट होगा, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिए स्टूडेंट। ऑप्शन हैं 2, 3, 5, 6। तो उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम 2 सभाएं गठित होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 सभाएं गठित होनी चाहिए। और ये किस सेक्शन में दिया गया? तो सेक्शन 6 में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में कम से कम नहीं तो 2 सभाएं बैठी जानी चाहिए। ओके, सेक्शन 6 के अंडर आता है। ओके, याद रखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन तथा बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन कितने अंतराल के अंदर किया जाना चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ऑप्शंस हैं वार्षिक, अर्धवार्षिक, मासिक, त्रैमासिक। तो 6 महीने के अंदर इनका आकलन किया जाना चाहिए कि स्कूल में क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। ऑप्शन 20 का राइट होगा। ओके, याद रखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन एक और बनता है कि जो मध्याह्न भोजन है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो मध्याह्न भोजन की शुरुआत 1995 ईस्वी में की गई थी। ओके, याद रखिए, मध्याह्न भोजन की शुरुआत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का राष्ट्रपति। बताइए स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है तो वो कौन करता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी द्वारा क्या होता है? उत्तर प्रदेश के जो उच्च न्यायालय है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, याद रखिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन हैं दिलीप बाबा साहेब भोसले, वाल्टर मॉर्गन, विशंभर दयाल। इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे तो वो थे वाल्टर मॉर्गन। वाल्टर मॉर्गन जी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन 20 का राइट होगा, याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए स्टूडेंट। ऑप्शन हैं 17 मार्च 1869, 17 मार्च 1866, 17 मार्च 1868, 17 मार्च 1870। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना स्टूडेंट 17 मार्च 1866 में हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट? 17 मार्च 1866 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन 20 का राइट होगा, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख व्यावसायिक फसल पूछ देता है तो गेहूं लगा के चले जाते हैं। वो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है स्टूडेंट। अगर व्यावसायिक पूछे तो व्यावसायिक है गन्ना। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ओके, याद रखिए, व्यावसायिक फसल है उत्तर प्रदेश की गन्ना। ओके, याद रखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू व्यक्तिगत सोलर हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है कर रियायत, भट्टा, कर मुक्ति, छूट। तो घरेलू व्यक्तिगत सोलर हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में भट्टा का प्रोत्साहन दिया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट होगा, याद रखिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NREGP का पूर्ण रूप क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमिता गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम NREGP का पूर्ण रूप है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NREGP की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए स्टूडेंट। NREGP की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 2 फरवरी 2005, 2 फरवरी 2004, 2 फरवरी 2003, 2 फरवरी 2006। तो NREGP की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी। कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को NREGP की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? ऑप्शंस हैं 48-40, 20-25, 40-44, 44-25। बताए स्टूडेंट, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो 48-40 वर्ग गज के बराबर होता है 1 एकड़, याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेखपाल में पूछा गया और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है लेखपाल और वीडियो में। ओके, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं झांसी, इलाहाबाद, गाजियाबाद, आगरा। तो स्टूडेंट, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज हो चुका है। ओके स्टूडेंट, याद रखिए, जो कि अब प्रयागराज हो चुका। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय वहीं पर स्थित है। ऑप्शन 20 का राइट होगा। ओके स्टूडेंट, चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर भी कर दें। लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें स्टूडेंट, इससे हमें मोटिवेट मिलता है। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं स्टूडेंट। चलिए, ओके, धन्यवाद।